अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंग्लिश ग्रामर कोर्स के सिलसिले का नया लेक्चर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच समझना बहुत ही ज़रूरी और अहम है अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को अच्छे तरीके से सीखना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और मैट्रिक के पेपर्स के लिहाज से तैयारी करनी है। तो पार्ट ऑफ स्पीच किसी सेंटेंस में इसी तरह अहमियत रखते हैं जिस तरह एक मरकब के अंदर पाए जाने वाले अज्जा। मसलन एक अच्छी किस्म की बिरयानी तैयार करने के लिए आपको कौन कौन से लवाजमत उसमें ज़रूरी डालना होंगे, इसी के ऊपर बुनियाद बनती है उस अच्छी बिरयानी के तैयार होने की। इसी तरह अगर आप ग्रामर के ऊपर अच्छा अबूर और मुकम्मल अबूर हासिल करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया जाएगा। जब आप इस बेसिक चीज को समझ जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रामर को समझ भी सकेंगे और रवानी के साथ अंग्रेजी बोल भी सकेंगे। ऐसे 8 अल्फाज हैं जिनको पार्ट ऑफ स्पीच में शामिल किया गया है, जिसमें नंबर 1 पर आता है नाउन, नंबर 2 पर आता है प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 कंजंक्शन, नंबर 6 इंटरजेक्शन, नंबर 7 एडवर्ब और नंबर 8 एंड लास्ट प्रेपोजिशन। अभी हम 1 बाय 1 इन तमाम 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस को डिस्कस करते हैं। इससे पहले के 3 लेक्चर्स में हम टेंसेस की तीनों काइंड्स को डिस्कस कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया था, जबकि दूसरे लेक्चर में पास्ट टेंस को और तीसरे लेक्चर में फ्यूचर टेंस को। इन तीनों लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इन तीनों लेक्चर में ही मुकम्मल टेंसेस की एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स मौजूद हैं और एक्सरसाइजेस के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है। लाजमी मेरी इन वीडियोस को भी विजिट करें और इन वीडियोस को शेयर और लाइक करना मत भूलें। तो शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीचेस में। नंबर 1 नाउन। नाउन की डेफिनेशन है कि वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन से मुराद वो अल्फाज जो किसी भी जगह, चीज या शख्स के नाम को एक्सप्लेन करते हैं, नाम की तरफ इशारा करते हैं, उनको हम नाउन कहते हैं। किसी भी नाउन की बहुत सारी अकसाम हो सकती हैं, जिनमें नंबर 1 सिंगुलर नाउन, जिनको हम वाहिद नाउन भी कह सकते हैं। नंबर 2 प्लूरल, जिनको हम जमा नाउन के नाम से जानते हैं। नंबर 3 प्रॉपर नाउन, प्रॉपर से मुराद खास किस्म के नाम। नंबर 4 कॉमन, यानी कि आम किस्म के नाम। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नेम्स और नंबर 6 मटीरियल नेम्स। ये 6 अकसाम के नाउन्स हो सकते हैं जिसको आपने इस्तेमाल करके अपने टेंसेस को कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन ये है कि वो अल्फाज जो किसी भी नाउन को रिप्लेस करें, यानी कि वो अल्फाज जो किसी भी नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस या नेम ऑफ थिंग को रिप्लेस कर दें, उनको प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, वी, इसकी मिसालें हैं प्रोनाउन की। इसके बाद प्रोनाउन की आ जाती है काइंड्स। अगर काइंड्स को हम डिस्कस करें और देखें तो सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जो आपके सामने मौजूद किसी की तरफ भी इशारा करते हैं, जैसे आई, वी, ही, शी, इट। नंबर 2 पर आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव से मुराद वो प्रोनाउन है जो किसी भी चीज की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह। नंबर 3 पर आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में शामिल है माई सेल्फ, योर सेल्फ, दे सेल्फ। वो तमाम अल्फाज जिनके साथ सेल्फ यूज होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। नंबर 4 पर आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। वो प्रोनाउंस जो किसी के साथ रिश्ता या रब्त को जाहिर करते हैं, जैसा कि हु, विच, विच एवर वगैरह। ये तमाम 4 अकसाम के प्रोनाउंस हो सकते हैं जो कि आपको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में नंबर 3 पर आता है वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन ये है कि वर्ड्स विच शो द एक्शन, यानी कि वो अल्फाज जो किसी भी चीज के एक्शन को, काम को, उसकी हालत को जाहिर करते हैं। मसलन ईट खाना, ड्रिंक पीना, रन दौड़ना, गो जाना वगैरह। ये तमाम वर्ब की एग्जांपल्स हैं। अगर हम काइंड्स ऑफ वर्ब को देखें तो सबसे पहले आता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसा फिर जो मफऊल के बगैर अपना मतलब वाज़े न कर सके, इनको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। मसलन आदमी ने एक दरख्त काटा। कौन सा दरख्त काटा, कब काटा, कहाँ पर वो दरख्त था जो काटा, कोई समझ नहीं आ रही। द मैन कट अ ट्री। और इसी की दूसरी मिसाल यह है कि उसने एक किताब खरीदी। कौन सी किताब खरीदी, कहाँ से किताब खरीदी, कोई पता नहीं। ही बॉट अ बुक। नंबर 2 पे आता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स यानी कि ऐसा फेल जो मफूल के बगैर अपना मतलब वाजे कर सके। मसलन बच्चा मुस्कुराया। इसमें सिर्फ 2 ही अल्फाज हैं, द चाइल्ड स्माइल्ड। इससे मुकम्मल तौर पर पता चल गया कि ये जो बच्चा आपके सामने मौजूद है वो मुस्कुराया। अचानक खरगोश नमूदार हुआ। सडनली हेयर अपीयर्ड, यानी कि आपको इन 3 अल्फाज से ही मीनिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से वाजे हो गया। ये होते हैं इंट्रांजिटिव
सुपरलेटिव वर्ब्स। नंबर 3 पर आ जाता है रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स में वो अल्फाज आते हैं जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म ऑलमोस्ट मिलती जुलती होती हैं, जैसे जंप से जंप्ड, जंप्ड, और जैसे कुक से कुक्ड, कुक्ड, और इस तरह के तमाम वर्ब्स इसमें शामिल हैं। नंबर 4 पर आ जाता है इर्रेगुलर वर्ब्स, जिसमें वर्ब की दूसरी और तीसरी फॉर्म अपनी पहली फॉर्म के साथ मिलते नहीं हैं, उससे अलग होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन की मिसाल आपके सामने मौजूद है। नंबर 5 पे आ जाता है लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब्स। वो अल्फाज जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, किसी भी वर्ब या नाउन की क्वालिटी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। अली इज अ रिच बॉय, अली एक अमीर बच्चा है। इससे एक मतलब जाहिर करने के लिए इज का हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है। इसको हम लिंकिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। यह इसकी दूसरी मिसाल है, दे आर इंडियंस, वो भारतीय हैं। और नंबर 6 पर आते हैं एक्शन वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक्स एट मी। इन सेंटेंसेस में किसी न किसी काम के होने का लाजमी जिक्र पाया जाता है। द बॉय कॉट अ बर्ड, यानी कि बच्चे ने परिंदा पकड़ा। ये हो गए 6 अकसाम के वर्ब्स। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच में नंबर 4 पर आते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब की डेफिनेशन ये है कि वर्ड्स व्हिच ऐड समथिंग इन वर्ब एंड एडजेक्टिव्स मीनिंग, यानी कि वो अल्फाज जो एडजेक्टिव और वर्ब के मीनिंग में किसी न किसी तरीके से कोई इजाफा कर रहे हों। मिसाल के तौर पर ब्रेव में ly का इजाफा करने से ब्रेवली बन गया। वॉल के साथ जब हमने ग्रेट लगाया तो ग्रेट वॉल एडवर्ब बन गया। लाउड के साथ हमने ly लगाया तो ये एडवर्ब बन गया लाउडली। इसकी अकसाम में शामिल है। नंबर 1 पर आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें तमाम वो अल्फाज शामिल है जिनका टाइम के साथ रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी, डेली, सून, लेटर, ये तमाम एडवर्ब ऑफ टाइम है। नंबर 2 पर आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि वो अल्फाज जो किसी भी जगह के बारे में बताने में मुआवन साबित होते हैं, जैसे बिहाइंड, अबाउ, बिफोर या फार। नंबर 3 पर आता है एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। इसमें किसी भी चीज़ की क्वालिटी को जस्टिफाई किया जा रहा होता है। ये अल्फाज किसी भी क्वालिटी को बयान कर रहे होते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर ब्रेवली, स्लोली, बैडली। नंबर 4 पर आता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जिसमें किसी भी तरह से किसी भी चीज़ की मकदार के बारे में जिक्र होगा, जैसा कि मच, लिटिल, मोर, ऑलमोस्ट वगैरह। नंबर 5 पर आते हैं एडवर्ब ऑफ पर्पस। इसमें 3 एडवर्ब शामिल हैं जिनको एडवर्ब ऑफ पर्पस कहा जाता है, जैसा कि दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट। ये हो गया जी एडवर्ब। इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच में नंबर 5 पर आते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शन की डेफिनेशन ये है कि वर्ड्स विच कनेक्टेड टू फ्रेजेस आर क्लासेस। वो अल्फाज जो किसी भी 2 अल्फाज को, 2 फ्रेजेस को या 2 क्लासेस को आपस में मिलाएं, उनको कंजंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बट, व्हेन, एंड, आइदर, आर, ये तमाम कंजंक्शन की एग्जाम्पल्स हैं। अगर इसकी काइंड्स देखी जाए कंजंक्शंस की, नंबर 1 पर आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसमें फैन बॉय वाला फार्मूला अप्लाई होता है, यानी कि फैन बॉय 6 ऐसे कंजंक्शन है जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है, जैसे कि F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट और S से सो भी इसमें शामिल किया गया है। नंबर 2 पर आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इन तमाम 7 कंजंक्शन के अलावा बाकी तमाम कंजंक्शंस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में इंक्लूड किया गया है। नंबर 3 पर आता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस में 4 किस्म के कंजंक्शन को शामिल किया गया है, जिसमें शामिल है नंबर 1 नॉट ओनली, नंबर 2 बट आल्सो, नंबर 3 ईदर और नंबर 4 नीदर नॉट। उसके बाद आ जाता है जी नंबर 6 पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन ये है कि वर्ड्स विच शो द फीलिंग, एक्सप्रेशन एंड स्टेट ऑफ हार्ट और माइंड। वो अल्फाज जो किसी भी चीज की स्टेट को, किसी भी चीज की फीलिंग या एक्सप्रेशन को शो करते हैं, उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओ, वाओ, एलिस, हुर्रा, आहा वगैरह अल्फाज इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। इंटरजेक्शन की कोई भी काइंड्स नहीं होती, ये सिंपल इंटरजेक्शंस अल्फाज होते हैं जो किसी भी फिक्रे में स्टेट ऑफ हार्ट, माइंड या फीलिंग और एक्सप्रेशन को शो करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में नंबर 7 पर आ जाते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये है कि वर्ड्स विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑनरेबल और ब्यूटीफुल, यानी कि किसी भी शख्सियत की क्वालिटी को बयान करने के लिए, उसकी ईमानदारी को बयान करने के लिए हम उसको हम कहते हैं ऑनरेबल, जबकि किसी भी शख्स की खूबसूरती को बयान करने के लिए हम ब्यूटीफुल कहते हैं। ये अल्फाज किसी भी तरह से नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करते हैं, कोई चीज शामिल करते हैं। अगर हम एडजेक्टिव की काइंड्स को देखें तो नंबर 1 आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, जो कि पॉजिटिव मीनिंग्स में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि ऑनेस्ट या ब्यूटीफुल। नंबर 2 पे आ जाता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में
वो तमाम एडजेक्टिव शामिल हैं जो किसी भी तरह से किसी भी चीज का दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोर प्लीजेंट या क्लेवर देन, इस तरह के और भी बहुत सारे अल्फाज कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में शामिल किए जाते हैं। नंबर 3 पर आ जाते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव। किसी एक शख्स या चीज का कंपैरिजन उस क्वालिटी, उस तरह की, उस टाइप की बाकी तमाम चीजों के साथ किया जाता है। इसमें हमेशा तीसरी फॉर्म सुपरलेटिव फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है, जैसे बेस्ट, फास्टेस्ट, लेटेस्ट, ये तमाम सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स में शामिल हैं। नंबर 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में वो अल्फाज शामिल हैं जो किसी भी चीज की तरफ इशारा करते हैं, किसी भी चीज को स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि तमाम एक तरह की चीजें पढ़ी हैं, उनमें से किसी एक चीज को स्पेसिफाई करने वाले अल्फाज को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दीज बुक्स, दोज, फ्लावर्स वगैरह। इसमें एक चीज याद रखने वाली है, वो तमाम अल्फाज जिनके आखिर में एबल आए, यानी कि फॉर एग्जांपल ऑनरेबल, और वो अल्फाज जिनके आखिर में फुल आए, यानी कि ब्यूटीफुल, तो वो तमाम अल्फाज एडजेक्टिव कहलाएंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नंबर 8 पर आ जाते हैं प्रेपोजिशंस। ये बहुत ही अहम पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। इसको मैं एक अलग वीडियो में भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्रेपोजिशंस क्या चीज है और इसकी काइंड्स और यूजेज किस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर मैं इसका आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन की डेफिनेशन है वर्ड्स व्हिच क्रिएट रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। वो तमाम अल्फाज जो किसी भी दूसरे लफ्ज के साथ किसी एक लफ्ज या नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बनाते हैं, उनको प्रेपोजिशन कहा जाता है। समटाइम प्रेपोजिशन आल्सो क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब। कई जगह पर प्रेपोजिशंस वर्ब की मीनिंग को क्वालिफाई करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। प्रेपोजिशन की एग्जांपल्स ये हैं इन, इनटू, एट, ऑफ, टू, अंडर, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज और भी हैं जो प्रेपोजिशंस की एग्जांपल्स हैं। अगर हम काइंड्स की बात करें तो प्रेपोजिशन की कोई भी काइंड नहीं है, लेकिन बेसिकली यूजेज के हिसाब से इसको कैटेगराइज जरूर किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में इंशाल्लाह प्रेपोजिशन को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। लेकिन इसकी अदरवाइज कोई भी काइंड्स नहीं होती। तो आज के सिंपल इंग्लिश ग्रामर कोर्स में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर बात की। हमने तमाम 8 1 by 1 डिस्कस किए और उनकी काइंड्स और एक्सप्लेनेशन मीनिंग के ऊपर बात की। इस तरह की मेरी और इंफॉर्मेटिव क्रिएटिव वीडियोस और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में अपने व्यूज देना मत भूलें और मेरी वीडियोस को शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।